ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नॉर्मोसिटिक एनीमिया पढ़े हैं और उसके अंदर हमने हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस जिस पे इंट्रिंसिक डिफेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा वास्कुलर हेमोलिसिस होती है उसको डिस्कस कर लिया। सेकंड चीज़ है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें भी तकरीबन उस तरह से ही मसला क्रिएट हो रहा है, यानी थोड़ी सी इन दोनों की चीज़ें सेम होती हैं। जो चीज़ें सेम होती हैं वो ये कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो बेटे ऑटोसोमल डोमिनेंट था। नंबर 2 के सिकल सेल एनीमिया में भी लाइक हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है। क्या इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इस इंट्रिंसिक डिफेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा वैस्कुलर हेमोलिसिस, यानी वेसल्स में तो नहीं लेकिन स्प्लीन के अंदर इसकी हेमोलिसिस हो रही होती है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम पेशेंट की बात करेंगे तो इस मसले की वजह से उसको अनीमिया तो होता है, लेकिन अनीमिया नॉर्मोसिटिक होता है। क्यों नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है? क्योंकि उसका MCV जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो हो रही होती है वो ये कि रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज़ होता है। अब हम बात ये कर लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर बेसिकली मसला क्या है, यानी पैथोजेनेसिस या जो भी इंट्रिंसिक डिफेक्ट है वो क्या है। तो आपने याद रखना है, या आपने पहले पढ़ा हुआ होगा कि इसके अंदर बेसिकली क्या होती है, जेनेटिक पॉइंट म्यूटेशन। और ये जेनेटिक पॉइंट म्यूटेशन होती क्यों, या इसमें क्या मसला होता है? इसमें ये मसला होता है कि जो बीटा चेन है उस बीटा चेन की भी जो पोजीशन 6 है वहाँ पे वैलीन की जगह क्या आ जाता है, ग्लूटामेट आ जाता है। ठीक है, जब वैलीन की जगह ग्लूटामेट आ जाता है तो रिजल्टेंट HB जो हमारे पास बनता है वो HBS बन जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आगे अभी बात करेंगे कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, लेकिन बेसिक पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि बीटा ग्लोबुलिन चेन पे पोजीशन 6 पे सब्सटीट्यूशन हो जाती है वैलीन की फॉर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसके ज़ाहिर है हमारे पास 2 वेरिएंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है सिकल सेल एनीमिया ट्राइट, ठीक है, और जिस तरह थैलेसीमिया की होती है, और एक होता है सिकल सेल एनीमिया डिजीज़। ठीक है, अब ट्राइट में आपने याद रखना है 4 तरह का हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन A होता है 60%, बाकी हीमोग्लोबिन S मौजूद होता है तकरीबन 25%, हीमोग्लोबिन A2 होता है और कुछ थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन F भी होता है। ठीक है, लेकिन 60% तक ट्राइट के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। ये अप टू 20% या 25% होता है। ठीक है, 25% कह लो और या ज़्यादा कह लो थोड़ा सा, उसके बाद ये 3% और बाकी कुछ परसेंट ये। लेकिन सिकल सेल डिजीज़ में हीमोग्लोबिन A जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि दिस इज़ HBSS और ये क्या होता है, HBSA। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, अडल्ट हीमोग्लोबिन है। बाकी यहाँ पे मोस्टली जो 95% तक है वो हमारे पास HBS आ जाता है। फिर HbA2 जो है वो होता है अप टू 3% और HbF हो सकता है 2%। सो ये ट्राइट है। इस ट्राइट के अंदर पेशेंट जो है उसके अंदर जो है वो अनीमिया नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। ठीक है, अनीमिया जो है उसकी वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और ये प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट फैल्सिपैलम मलेरिया। और इसकी डायग्नोसिस में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि RBCs टूट जाते हैं जल्दी, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते। मलेरिया जो है वो सेल्स के अंदर अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है तो वो नहीं कर पाता, जबकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुवेयर अनीमिया जो है वो प्रेजेंट होता है। और साथ में हम पेशेंट को ये अगेंस्ट मलेरिया प्रोटेक्ट भी नहीं करता। ठीक है, कुछ बुक्स कहती हैं ये 100% होता है, लेकिन इतना ही। तो आपने याद रखना है कि जो ट्राइट होती है उसमें 4 तरह का हीमोग्लोबिन, जबकि जो डिजीज़ है उसमें 3 तरह का हीमोग्लोबिन, और जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये इसके अंदर म्यूटेशन है। अब ये चलो ये म्यूटेशन तो होगी, HbA की जगह HbS आ गया, तो मसला क्या होगा? मसला ये होता है कि हीमोग्लोबिन A ने आपको पता है ऑक्सीजन कैरी करना होता है, तो S भी ऑक्सीजन कैरी करता है। लेकिन जैसे ही HbS जो है वो डीऑक्सीजनेट होता है ना, तो डीऑक्सीजनेशन के बाद इसकी क्या हो जाती है, सेल्फ पॉलीमराइजेशन, और सेल्फ पॉलीमराइजेशन के बाद ये क्या करता है, एग्रीगेट हो जाता है। ठीक है, जब ये एग्रीगेट होता है अपॉन इटसेल्फ तो RBCs बहुत ज़्यादा नंबर 1 रिजिड और नंबर 2 वो स्टिकी से हो जाते हैं। ठीक है, सो जब भी RBCs जो है वो स्प्लीनिक वेसल्स के अंदर होंगे तो ये बहुत रिजिड और स्टिकी हो जाते हैं, ये चिपक जाते हैं इधर। एक तो ये चिपक जाते हैं, वैसे ये एग्रीवेट होकर अब नॉर्मल होते हैं, स्प्लीन इनको तोड़ देता है। अगर स्प्लीन इनको नहीं भी तोड़ेगा तो ये स्प्लीन के अंदर एक्यूमुलेट होके ब्लॉकेज करके स्प्लीन के अंदर स्टेसिस करते हैं, फंक्शन करते हैं और स्प्लीन की ऑटोस्प्लीनेक्टमी शुरू करा देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये RBCs जो हैं वो पॉलीमराइज होके
छोटी छोटी जो वेसल्स हैं उनके अंदर जाके अक्लूजन कर देते हैं, तो ये वीनो अक्लूसिव क्राइसिस कॉज करते हैं, जिससे पेरीफ्री की तरफ ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होती तो पेशेंट इस्कीमिया और पेन के साथ आता है। और क्योंकि ये स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, ऑटोस्प्लीनेक्टमी स्प्लीन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इन्फेक्शन के साथ, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन्फेक्शन, फीवर और साथ में पेन होता है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो ये इसकी पैथोजेनेसिस आपने याद रखनी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो इसकी सिकलिंग है ना, ये पॉलीमराइज होकर सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सिकल शेप में कन्वर्ट होने के बाद ये डीफॉर्मेबल भी नहीं रहते, और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो इनकी हेमोलिसिस होती है अपनी, और नंबर 2 ये क्या करते हैं, अक्लूजन करते हैं वेरियस जगहों पे। अब ये जो डीऑक्सीजनेशन है, ये जो सिकलिंग है, इसको प्रमोट करता है नंबर 1 हाइपोक्सिया, और नंबर 2 अगर बॉडी के अंदर क्या है, एसिडोसिस है या फिर डिहाइड्रेशन है, या आपसे पूछे जा सकते हैं फैक्टर जो सिकलिंग को प्रमोट करते हैं। सो दिस इज़ हाइपोक्सिया, एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन वगैरह। ठीक है, या उसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो तो वो भी क्या कर सकता है, सिकलिंग को प्रमोट करता है। तो यूँ इस तरह से सिकलिंग हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि अर्ली इनका ब्रेकडाउन होता है इन द स्प्लीन, तो क्या शुरू हो जाती है, स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि ये अब नॉर्मल है, स्प्लीन इनको तोड़ देता है, वैसे भी ये लेस डिफॉर्मेबल हैं तो स्प्लीन में फंस जाते हैं, लाइक हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस। लेकिन लेट स्टेजेस में जब ये स्प्लीन की वेसल्स के अंदर फंस जाते हैं और उसको ब्लॉक कर रहे होते हैं और इन्फेक्शन इंड्यूस कराते हैं, तो ये क्या भी करते हैं, ऑटोस्प्लीनेक्टमी। इनकी ऑटोस्प्लीनेक्टमी की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और फीवर के साथ आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि इस पेशेंट के जो फीचर्स है वो क्या हैं। सबसे ज़्यादा ये पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है टू इन्फेक्शंस, और ये इन्फेक्शंस के लिए क्यों प्रोन होता है, क्योंकि हमने कहा कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होना शुरू हो जाता है, ऑटोस्प्लीनेक्टमी शुरू हो जाती है, स्प्लीन जो है वो डिसफंक्शन है, इसलिए पेशेंट प्रोन हो जाता है टू वेरियस इन्फेक्शंस। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो सेप्टिसीमिया कर सकता है वो स्ट्रेप नमूनी ही है। ठीक है, सो स्ट्रेप नमूनी का अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, इवन सेप्सिस हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है सैल्मोनेला की वजह से। तो वेरियस इन्फेक्शंस के लिए पेशेंट प्रोन हो जाता है, और पेशेंट मोस्टली आपके पास आता भी फीवर के साथ है। नंबर 2 आपने याद रखना है कि ये सेल्स बहुत स्टिकी हो जाते हैं, ये वेसल्स की अंदर जाकर उनको ब्लॉक कर देते हैं। सो वीनो अक्लूसिव डिजीज़ शुरू होता है, जिसकी वजह से मेजर मैनिफेस्टेशंस आती हैं। सो वीनो अक्लूसिव डिजीज़ के बारे में लिखता है कि यही तो मोस्ट सीरियस क्राइसिस है सिकल सेल एनीमिया का। अब ये सिकल सेल एनीमिया का क्यों क्राइसिस समझा जाता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ये क्या क्या करता है। इंपॉर्टेंट बात आपने ये भी याद रखनी है कि सेप्टिसीमिया मोस्ट कॉमन कॉज कंसीडर किया जाता है डेथ का बच्चों के अंदर। सो बच्चों के अंदर अगर डेथ हो जाएगी ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया, तो मोस्ट कॉमन रीज़न उनके अंदर सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन ड्यू टू स्ट्रेप नमूनी बनेगा। अच्छा, अब जब वीनो अक्लूसिव है, वीनो अक्लूजन है, तो इसमें क्या होता है कि जो छोटी माइक्रो वेसल्स हैं उनकी क्या कर देते हैं, आरबीसीज अंदर जाके उनके अंदर चिपक जाते हैं, जमा हो जाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं, और माइक्रोवैस्कुलर क्या करते हैं, अक्लूजन कर देते हैं। ठीक है, अब जब माइक्रोवैस्कुलर अक्लूजन होगी, सेरेब्रल आर्टरीज की अक्लूजन होगी, तो नंबर 1 पेशेंट को क्या हो सकता है, स्ट्रोक और ज़ाहिर डेथ। जीआईटी वाली वेसल्स जो हैं वो अक्लूड हो जाएंगी, तो उससे क्या शुरू हो जाएगा, मेजेंटेरिक इस्कीमिया। ठीक है, उसके अलावा वो कह रहा है फेमोरल हेड की तरफ ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है, तो ए वैस्कुलर नेक्रोसिस फेमोरल हेड की तरफ, और उसकी वजह से पेशेंट बोनी पेन के साथ, एक मैंने कहा फीवर, और नंबर 2 किसके साथ, बोनी पेन के साथ प्रेजेंट करता है। अच्छा, उसके अलावा एक कंप्लेन ये भी हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइबिज्म। प्राइबिज्म में उसको क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल इरेक्शन होती है और प्रोलॉन्ग होती है, एजैकुलेशन नहीं हो पा रही होती। बच्चों के अंदर आपने याद रखना है हैंड फुट सिंड्रोम, जिसमें उसके हाथ पांव बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं और वो बड़ा पेनफुल स्वेलिंग होती है। ठीक है, हाथों पाँव में क्या होती है, पेनफुल स्वेलिंग होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, मैंने एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम नहीं कहा। एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम में क्रोनरी आर्टरी अक्लूड होती है, इसलिए आपको चेस्ट पेन और एमआई स्टार्ट होता है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, दिस इज़ क्रोनरी, दिस इज़ चेस्ट सिंड्रोम। इसमें आपने याद रखना है कि जो पल्मनरी वेसल्स है ना, पल्मनरी वेसल्स ब्लॉक होती हैं, और इस ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट ज़ाहिर सांस नहीं ले सकता, तो वो आपके पास आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, वीजिंग के साथ, हाइपोक्सीमिया के साथ, और चेस्ट एक्सरे पे इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन रीज़न बनती है डेथ की इन एडल्ट्स। ठीक है, सो एडल्ट्स के अंदर सिकल सेल एनीमिया की वजह से अगर डेथ होनी है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की वजह से होनी है।
एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में पल्मोनरी वेसल्स अक्लूड होती हैं या पल्मोनरी कैपिलरी अक्लूड होती है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ना सिर्फ इन्फेक्शन होते हैं, उसके बाद वीनो ऑक्लूसिवली ये सारे सिम्टम, बल्कि नंबर 3 क्या भी हो सकता है, एप्लास्टिक क्राइसिस। एप्लास्टिक क्राइसिस ये कि इन लोगों को जब साथ में क्या हो जाएगा, पार्वोवायरस 19 का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पार्वोवायरस B19 का, उसकी वजह से बोन मैरो जो है उसकी क्या हो जाएगी, अक्लूजन, ठीक है। सो बोन मैरो की सप्रेशन हो जाएगी, सॉरी, बोन मैरो जब सप्रेस करेगा तो जाहिर सी बात है रेटिकुलोसाइट काउंट, तो ये वो ओनली स्टेज होती है सिकल सेल एनीमिया की कि जिसमें रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अच्छा, सिकल सेल की ये वही स्टेज होती है कि जिसके अंदर रेटिकुलोसाइट काउंट कम होता है, वरना हर जगह पे रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज़ हुआ होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि हेरिडिटरी सफेरोसाइटोसिस में भी जब पार्वोवायरस B19 होता है तो रेटिकुलोसाइट काउंट कम हो जाता है, क्योंकि ये जाके बोन मैरो को सप्रेस करता है, ठीक है। अच्छा, तो रेटिकुलोसाइट काउंट यहाँ पे कम हो जाएगा, रैपिड वर्सनिंग अनीमिया होता है, प्लेटलेट भी डिक्रीज़ होते हैं, एप्लास्टिक क्राइसिस शुरू होता है, तो आपको पता है कि सारी सेल लाइन्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, यानी RBCs भी कम हो जाते हैं, WBCs भी कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स भी पेशेंट की कम हो जाती हैं। और आखिरी मैनिफेस्टेशन इसकी क्या हो सकती है, आखिरी मैनिफेस्टेशन इसमें हो सकती है सिक्वेंस्ट्रेशन क्राइसिस। सिक्वेंस्ट्रेशन क्राइसिस में क्या होगा कि RBCs जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्लीन के अंदर जो हैं वो सिक्वेंस्टर हो जाएंगे और वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये ज़्यादातर बच्चों को इफेक्ट करता है जब आपकी स्प्लीन काम कर रही होती है, स्प्लीनोमेगैली होती है, रेटिकुलोसाइटोसिस होती है, प्लेटलेट्स इंक्रीज होते हैं और RBC का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होता है। नाउ द लास्ट थिंग आती है कि हम लोग अब इनको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करेंगे। सो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बेटे, वो होती है आपके पास नंबर 1 CBC, ठीक है। CBC के ऊपर आपको नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिलता है लेकिन रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज होता है। नंबर 2 हम पेरिफेरल स्मेयर फिल्म करते हैं। नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ कि सिकलिंग टेस्ट किया जाता है और सिकलिंग टेस्ट के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्योंकि उसी के ऊपर हम देखेंगे एडल्ट हीमोग्लोबिन है या नहीं है, ठीक है। तो जब हम CBC करते हैं तो CBC पे हमें हीमोग्लोबिन तो कम मिलेगा लेकिन हमें MCV क्या मिलेगा, नॉर्मल। सो नॉर्मोसिटिक एनीमिया और उसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपने याद रखना है पेरिफेरल फिल्म के ऊपर हमें 2 तरीके के सेल्स मिलते हैं, एक हमें सिकल सेल्स मिलते हैं जो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। सो सिकल सेल्स मिलते हैं, इनको एक दफ़ा आप देख लेना। और नंबर 2 हमें इसके अंदर ना हॉवल जॉली बॉडीज़ मिलती हैं। क्या मिलती हैं, हॉवल जॉली बॉडीज़। ये हॉवल जॉली बॉडीज़ जो हैं वो RBCs का रेमिनेंट होती हैं। नंबर 3 हमारे पास होता है सिकलिंग टेस्ट। इसमें हम सिकलिंग खुद इंड्यूस कराते हैं। कैसे इंड्यूस कराते हैं, एक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं मेटा-बी सल्फाइड, ये हम देते हैं। ये बेसिकली ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएजेंट होता है, तो ये हम देते हैं। अगर इसने ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया और डीऑक्सीजनेशन क्रिएट की और सिकलिंग हो गई तो इसका मतलब है येस सिकल सेल एनीमिया तो है, ठीक है। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, क्योंकि इसी पे हमें पता चलेगा कि HB की कौन सी टाइप्स हैं, यानी अडल्ट हीमोग्लोबिन है या फीटल हीमोग्लोबिन है या HbS है या A2 है। तो मोस्ट एक्यूरेटली हमें कहाँ से पता चलेगा, हमें पता ही इलेक्ट्रोफोरेसिस से चलेगा। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं वो मोस्ट एक्यूरेट है। तो टेस्ट में बेटे आपने याद रखना है, हमने CBC कर ली, CBC के बाद पेरिफेरल स्मेयर जिस पे हमें सिकल सेल्स और साथ में हॉवल जॉली बॉडीज़ मिलती हैं, पर सिकलिंग टेस्ट करते हैं और फिर लास्टली हम लोग HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं ना। फाइनल चीज़ आ जाती है कि हम इसको ट्रीट किस तरह से करें। तो ट्रीटमेंट में जो वीनो ऑक्लूसिव डिजीज़ है वही जो है वो सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट क्रिएट करता है। तो वीनो ऑक्लूसिव डिजीज़ के लिए हम लोगों ने कहा कि पेशेंट के जो ट्रिगर्स हैं ना, हम उनको अवॉइड करके, यानी डिहाइड्रेशन है तो हम उसको क्या करते हैं, रीहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। अब वीनो ऑक्लूसिव डिजीज़ की वजह से ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है, हाइपोक्सीमिया होता है, तो हम नंबर 2 ऑक्सीजन देते हैं। फिर उसके बाद पेन होता है, पेन को कम करने के लिए हम एनाल्जेसिया देते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिया के साथ हम एंटीबायोटिक भी देते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है दैट इज़ हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया के ना बहुत सारे काम हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। एक तो हाइड्रोक्सी यूरिया ये करती है कि फीटल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती है, जिससे चलो थोड़ा बहुत फिर भी गुजारा हो जाता है। नंबर 2 ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड से वेजो कंस्ट्रक्शन अपोज होकर वेजो डायलेशन होती है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है, तो इस्कीमिया और पेन वाला फैक्टर थोड़ा रिलीफ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि नंबर 3 ये क्या करती है, ये RBC की जो स्टेसिस है ना उसको भी रिड्यूस करती है ड्यू टू इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये हमने देनी है। साथ प्रोफिलेक्टिकली हम पेशेंट को और क्या दे सकते हैं, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो कहते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए ऑटोस्पिनेक्टमी अगर हो गई है तो पेनिसिलिन V देंगे, और फिर हमने वैक्सीनेशन भी करनी होती है ऑटोस्पिनेक्टमी
थैलेसीमिएक्टमी के लिए, जैसे कि इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म, न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल इन्फ्लुएंजा और हेप बी वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी बताया है। आखिरी ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकती है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि पेशेंट को साइमल्टेनियसली वेनिजेक्ट कर रहे होते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं HBS को विद HBA। ये इंडिकेटेड है कब, और आपने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करनी है एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम में। नंबर 2 प्राइप्रिज्म, यानी जिसमें क्या हुआ होता है, उसका पेनफुल इरेक्शन होती है, प्रोलॉन्ग पेनफुल इरेक्शन। अगर साथ में उसको स्ट्रोक हो जाए या विजुअल हेलुसिनेशन हो तब हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ट्रीटमेंट बेटे हमने क्या करना है, उसको रीहाइड्रेट, ऑक्सीजन, एनाल्जीसिया, एंटीबायोटिक, हाइड्रोक्सीयूरिया, प्रोफिलैक्टिकली फॉलिक एसिड, पेंसिलिन, वैक्सीनेशन या एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली हुआ क्या कि इंट्रिंसिक डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ है, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस शुरू हो जाती है। और डिफेक्ट ये होता है कि बीटा चेन की पोजीशन 6 के ऊपर रिप्लेसमेंट हुई है वेलिन और ग्लूटामेट की। ठीक है, अब ये होमोजाइगस हो सकता है डिजीज़, और हेट्रोजाइगस अगर होगा तो ट्रेट में फिर भी कुछ हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ ही होता है, नॉर्मल वाला भी। ठीक है, अडल्ट हीमोग्लोबिन। बाकी सारी चीज़ आपको समझा दी है, इसमें वीनो ओक्लूजन नहीं भूलनी, इन्फेक्शन नहीं भूलने, फीवर है, पेन है, प्लास्टिक क्राइसिस ड्यू टू पार्वो वायरस, सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हो सकता है। स्टिल कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन तो पूछना है। थैंक यू।